हेलो एवरीवन। आज हमारे बीच मौजूद हैं गेट 2020 के मैकेनिकल इंजीनियरिंग के टॉपर अंकित शर्मा, जिनका ऑल इंडिया रैंक 68 था। आप सबको पता है कि गेट जो परीक्षा है वो कितनी प्रतिस्पर्धी परीक्षा है, बहुत ही कंपटीशन है। बहुत लाखों बच्चे गेट की परीक्षा हर साल देते हैं और उनमें से कुछ बच्चों का चयन होता है। गेट की परीक्षा में 2 डिजिट रैंक लाना एक अपने आप में एक सपनों से कम नहीं होता। अंकित ने अपनी मेहनत से ऑल इंडिया रैंक 68 लाई है। तो सबसे पहले तो अंकित को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। धन्यवाद, कॉन्ग्रेचुलेशन अंकित। तो अंकित, सबसे पहले तो आप अपने बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं कि आप कहाँ से आपने बीटेक किया, कहाँ से कैसे आपने अपना बैकग्राउंड के बारे में थोड़ा सा बताएं। मैंने अपना बीटेक MITS कॉलेज माधव इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी साइंस ग्वालियर से किया। और मैं जो गेट एस्पिरेंट्स हैं उनको बताना चाहूँगा कि मैं इतना कोई ब्राइट स्टूडेंट नहीं हूँ। अपने कॉलेज से कोई टॉपर नहीं था, मैं एवरेज स्टूडेंट हूँ। मेरा CGPA भी 7.5 के आसपास है। तो और फिर मैंने 1 साल ड्रॉप लिया और दिल्ली में कोचिंग ज्वाइन किया। वहाँ पर रेगुलर स्टडी किया और जब मैं ग्रेजुएशन कर रहा था वहाँ पर भी मैंने अपने सीनियर्स की हेल्प से काफ़ी एक एनवायरनमेंट मिल गया सीनियर्स की वजह से कि गेट क्या है, गेट में जाना है, कैट में जाना है। बच्चे थोड़े कंफ्यूज रहते हैं। सीनियर्स ने थोड़ा बताया कि गेट में ज़्यादा अपॉर्चुनिटी है। मेरे को पर्सनली गेट ज़्यादा सही लगा, किसी को कैट सही लगता है। तो मेरे को पर्सनली गेट सही लगा और मैं 3rd ईयर और 2nd ईयर 4th ईयर से थोड़ा बहुत इंटरेस्ट लेने लग गया था। और फाइनल ईयर में मैंने सीरियसली पढ़ाई भी की थी, पर यही है कि थोड़ी शॉर्ट नॉलेज रहेगी, रिसोर्सेज भी थोड़े शॉर्ट रह गए वहाँ पर कॉलेज में। तो उसकी वजह से उतना अच्छा स्कोर नहीं आया, पर डिसेंट स्कोर था। फिर मैंने कोचिंग ज्वाइन की और फिर वहाँ पर मैंने अच्छी तरीके से एक ही फोकस में लिया, ESE और गेट के लिए, दोनों के लिए तैयारी की और इस बार अच्छी रैंक आई। बहुत बहुत आपकी इंस्पायरिंग जर्नी है अंकित। अंकित, आपने जैसे लोगों को जो लोग तैयारी कर रहे हैं, जो दर्शक हमारे आपको देख रहे हैं अभी, उनका ये बड़ा एक, जैसे जब इंजीनियरिंग में बच्चा आता है ना, तो उनका एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन होता है, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन होता है कि सर तैयारी तो करनी है बट कब से करनी है, कैसे करनी है, इस टाइप से वो बड़ा। मैं पर्सनली मैं टीचिंग करता था तो मेरे से बहुत सारे क्वेश्चन बच्चे पूछते थे। तो आपको क्या लगता है कि तैयारी का जो माध्यम है वो कब से स्टार्ट करनी चाहिए? ऐसा है कि मतलब या 2nd 3rd ईयर से थोड़ा सा मोटिव बना के फिर फाइनल ईयर में जब आए तो अच्छे से तैयारी करें, क्या ऐसा होना चाहिए क्या? बिल्कुल सर, आपने एकदम सही बोला। 3rd और 4th ईयर में, 2nd और 3rd ईयर का जो बीच में जो गैप है वहाँ से आप स्टार्टिंग करना शुरू कर सकते हैं। जो मैकेनिकल का जो गेट का एग्जाम है और जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है काफी टफ। अदर ब्रांचेस में थोड़ा कॉम्पिटिशन कम रहता है, लेकिन मैकेनिकल और सिविल में मैंने जहाँ तक देखा है काफी कॉम्पिटिशन है। तो उसके लिए आपको थोड़ी सी अर्ली प्रिपरेशन स्टार्ट करनी पड़ती है अदर ब्रांचेस के अलावा। 2nd और 3rd ईयर का फर्स्ट सेमेस्टर वो बहुत अच्छा रहता है, जिससे आप स्टार्ट करते हैं गेट में क्या आता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना शुरू करते हैं, थोड़ा अंदाजा लेना शुरू करते हैं। नहीं तो एकदम से आप एग्जाम में बैठोगे तो आपको डर लग सकता है और आपको पता ही चलेगा, तभी आपको आता हो। एक एनवायरनमेंट थोड़ा मिल जाएगा 3rd ईयर से 4th ईयर तक। और 4th ईयर में आपको थ्रॉटल करना है, इंक्रीज करनी है अपनी स्पीड और बस ऐसे ही करना है। मतलब 3rd ईयर से आपको स्टार्ट करना जरूरी हो, कॉम्पिटिशन को देखते हुए। एक आम बच्चों का सवाल होता है अंकित कि जो सोर्स ऑफ स्टडी है, जैसे यूनिवर्सिटी जब एग्जाम हम लोग लिखते हैं तो वहाँ पे बिल्कुल पैटर्न उसका अलग होता है, कन्वेंशनल पैटर्न है। जब हम गेट की प्रिपरेशन करते रहते हैं तो वहाँ पे कन्वेंशनल क्वेश्चंस नहीं आते हैं, छोटे क्वेश्चंस आते हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। तो बच्चों का कहना होता है कि सोर्स ऑफ स्टडी क्या होनी चाहिए, कि हम कहाँ से तैयारी करें, कौन सा सोर्स होना चाहिए, कैसे करें। तो उस पर आपने कैसे किया तैयारी? मेरा सोर्स ऑफ स्टडी जो मैं कॉलेज ग्रेजुएशन में था, तो मेरे जो सीनियर्स के नोट्स थे, सीनियर्स ने जो मेरे को पढ़ाया वही काफ़ी काम आया। और फिर ये भी है कि आपको बाहर की इन्वायरमेंट में देखना पड़ेगा कि अदर कोचिंग्स में क्या पढ़ा है। फिर कोचिंग्स के नोट्स ऑनलाइन आसानी से मिल जाते हैं, तो वो आपको देख के आपको देखना पड़ेगा कि कोचिंग का लेवल क्या है बच्चे, क्योंकि आपका कॉम्पिटिशन जो पढ़ रहा है वो आपको पढ़ना पड़ेगा, चाहे आप मानो या ना मानो। तो फिर कोचिंग का जो दूसरी टॉप कोचिंग्स है उनकी ऑनलाइन नोट्स देख लो आप, जब तक आप ग्रेजुएशन में हो। और अपने जो सीनियर्स, जो सक्सेसफुल सीनियर्स हैं उसमें, उस फील्ड में जिसने अच्छी रैंक लाई, उनसे आप पूछो। तो दोनों का मिक्स करोगे तो आपका हो जाता है, रिसोर्सेज रेडी हो जाते हैं। बिल्कुल, ये है कि आपको रिसोर्सेज अच्छे लेने पड़ेंगे और ज्यादा बाहर ना जाए।
मतलब कंसाइज रखें, पहले थर्ड ईयर में ही रिसोर्सेज को कलेक्ट करके कंसाइज करें। ऐसा ना हो कि फोर्थ ईयर आ गया और आपको पता ही नहीं कहाँ से पढ़ूँ, कहाँ हर जगह थोड़ा थोड़ा छोड़ के आ गए। लेकिन थर्ड ईयर में आपका यही मोटो होना चाहिए कि सारे जितने भी रिसोर्सेज सबको एक तरफ लाके अपना एक पैकेज बना लें। बिल्कुल, तो इनका कहना है, अंकित का कहना है कि सबसे पहले तो आप अपने सिलेबस से गो थ्रू होइए, गेट का सिलेबस देखिए कि क्या उसकी डिमांड है, फिर आप जो उसमें टॉप के जो अपने आपके कॉलेज के सीनियर्स हैं उनसे पूछें, और फिर पूछने के बाद आप एक मोटिव में एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आप अपने तैयारी को मोड़ लें। तो बिल्कुल सही बात है। उसके बाद आपने जब आपने तैयारी किया, आपने 2016 में गेट दिया, फिर आपका नहीं हुआ, फिर जो आपने 2017 में भी गेट के अटेम्प्ट किया, तो उस दौरान आप अपने आप को कैसे मोटिवेट रखते हैं? आपको मतलब अनसर्टेनिटी बहुत है गेट में, लाखों बच्चे एग्जाम्स देते हैं हर साल और कुछ उनमें से चुनिंदे बच्चों का सिलेक्शन होता है, तो आपने उस दौरान कैसे अपने आप को मोटिवेट रखा? याद आपने 2016 और 2017, जबकि मैं 2019 और 2020 में था। 2019 में कोई बात नहीं, 2019 में मैंने गेट दिया था, मेरी 5000 रैंक 59 मार्क्स। और उसका डिमोटिवेशन तो आना ही था कि अब इतना सारा पढ़ाई किया, थर्ड ईयर पढ़ाई किया, फोर्थ ईयर पढ़ाई किया, ऐसा लगता है कि क्या ही किया, मतलब 5000 रैंक पे तो मेरे को IIT भी नहीं मिल रहा। और फिर यही था कि अब कोई और ऑप्शन भी नहीं, आपके पास गेट, अब एक बार आप छलांग मार दी इस सब में तो आपको जाना ही है, इसके अंदर और नहीं जाना। फिर मैं रेडी था कि जब जो होगा सो देखेंगे। फिर मैंने तैयारी फिर से शुरू की, 0 से स्टार्ट किया और पहले एनालाइज किया कि पहले कहाँ कमी रह गई, जैसे मैथमेटिक्स में कमी रह गई थी या कहाँ पर कमी रह गई, मैंने देखा। और पेपर में कहाँ गलती करके आया मैं, और कहाँ मुझे डर लग रहा था, मैंने वो पहले देखा और फिर उसमें ज़्यादा पढ़ाई। और आप मोटिवेशन की जो बात कर रहे हो, डिमोटिवेट तो टॉपर भी होता है, हर कोई जब तक रिजल्ट नहीं आता हर कोई डिमोटिवेट ही रहता है। तो यही कि आपको रेगुलरली मोटिवेट करना पड़ेगा अपने आप को। जो टॉपर्स के इंटरव्यूज ऑनलाइन पढ़े हैं आप उनको देखिए, तो आप उनको पता चलता है कि अच्छा वो जब हमारे फेज में थे वो भी ऐसे ही सोच रहे थे कि हमारा कुछ होगा या नहीं होगा, या मतलब उनको भी थोड़ी टेंशन थी। एग्जाम से एक दिन पहले सबको टेंशन होती है। और यही है कि आपको रेगुलरली हर 2 हफ्ते में 3 हफ्ते में मोटिवेट रहना है, रिलैक्स रहना है, फ्री रहना है, मतलब ज्यादा भी घुसना नहीं है, मतलब 1-2 हफ्ते में रिलैक्स रहिए, फ्री रहिए, घर पे रोज बात करिए, तो वही है। तो ऐसी मोटिवेशन आता रहेगा। मोटिवेशन एक बार आप पाओगे, हमेशा रेगुलरली चाहिए आप, हर हफ्ते 2 हफ्ते। आपने मैथमेटिक्स का बात किया, तो एक जनरल सा टेंडेंसी होता है इंजीनियर्स के बीच में कि जब हम लोग यूनिवर्सिटी एग्जाम में रहते हैं तो मैथ्स को उतना वेटेज नहीं देते हैं, लेकिन गेट में 15 नंबर के लगभग में मैथ्स के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैथ्स की तैयारी आपने कैसे की? वही मैं बताऊंगा कि सारे जितने मैकेनिकल एस्पिरेंट्स हैं वो मैथ्स की तैयारी जरूर करें और उसको एकदम लाइटली ना लें। मैंने पहली बात तो ये है कि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन तो पहले ही सॉल्व कर रखे थे, और जो कोचिंग में जो नोट्स पढ़ाए थे उनके जितने भी वर्कबुक है, ADC की एक वर्कबुक आती है, उसको आप पूरा सॉल्व करें, फर्स्ट पेज से लास्ट पेज तक सारे सॉल्व करें। और एक ट्रिक ये बात है कि लास्ट का जो जनवरी होता है उसमें 1 से 1.5 घंटा रोज एप्टीट्यूड और मैथमेटिक्स सॉल्व करें, तो आपको एक हैबिट आ जाए कि मैथमेटिक्स और एप्टीट्यूड कम से कम 20 नंबर 30 नंबर का आता है, 20 नंबर 15 25 नंबर का आता है। और ये आप लूज नहीं कर सकते, क्योंकि जितने भी टॉपर्स अच्छे रैंकर्स हैं वो तो ये इसको फोड़ेंगे, फुल नंबर लाएंगे 25 में से। तो ये है कि आपको मैथमेटिक्स जो जनवरी और दिसंबर है ना, लास्ट के 2 महीने में 2-2 घंटे एप्टीट्यूड और मैथ्स को मिलाकर करना है। ये मेरा ये था कि करना ही करना है। एप्टीट्यूड के लिए सोर्स ऑफ स्टडी क्या होना चाहिए? तो उससे करते रहिए तो उससे हैबिट बने। एप्टीट्यूड के लिए सोर्स ऑफ स्टडी कहाँ से करें, मतलब वहाँ के कौन सी बुक को सॉल्व करें या क्या उनके लिए? क्योंकि 15 नंबर का ज्यादातर मैं प्रीवियस ईयर सॉल्व किया था और ज्यादा मैं एप्टीट्यूड के लिए इतना ज्यादा गया नहीं, प्रीवियस ईयर से काम। मेरा एक पर्सनल एक्सपीरियंस है कि एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस में प्रीवियस ईयर सॉल्व करने के से ही आपका काम हो सकता है, बट एक्चुअली जो एग्जामिनेशन के दिन में जब आप 3 घंटे का पेपर लिख रहे हो तो एप्टीट्यूड पे आपको खासा ध्यान रखने की जरूरत होती है। अगर आपने ऑप्शंस को ऐसे ही थोड़ा सा बिना सोचे समझे अगर टिक किया तो एप्टीट्यूड के क्वेश्चंस गलत होने की संभावना बहुत रहती है गेट में। तो मुझे लगता है आपने भी ये फील किया होगा। सर एकदम सही आप कह रहे हो। मेरा आज मतलब इस एग्जाम में भी, फाइनल एग्जाम में भी एक क्वेश्चन गलत हो गया जो सबका ही सही हो ऑप्शन देखने में। पर ये है कि आप प्रैक्टिस करते रहना पड़ेगा। सारे क्वेश्चन 200-250 क्वेश्चन है, आपको सब प्रैक्टिस करो और उससे ही फ्लो बनेगा, फिर कम चांसेस होंगे गलती ना करें।
अंकित, मैं प्रोडक्शन पढ़ाता हूँ और प्रोडक्शन के बच्चों के बहुत सारे प्रोडक्शन के डाउट रहते हैं कि प्रोडक्शन की तैयारी कैसे की जाए। बहुत बड़ा सिलेबस है प्रोडक्शन का, और अगर हम देखें तो 1 साल की मेहनत में प्रोडक्शन की पूरी इतनी बड़ी सिलेबस करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो आपकी क्या स्ट्रेटेजी थी? प्रोडक्शन आप कैसे प्रिपेयर किए थे गेट 2020 के लिए? प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा वाइड है और उसमें अगर जाएंगे तो बहुत अच्छी अच्छी किताबें हैं, बहुत अच्छी अच्छी नॉलेज है। अगर कोई बच्चा सच में इंटरेस्ट ले गया तो वहीं फंस जाए। अगर कहीं चला गया मेटल कटिंग वगैरह में तो वहीं रह जाएगा, क्योंकि अब हमको ऐसे देखना है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कर, फिर हमें देखना है कि उसमें पूछ क्या रहा है एक्चुअली। क्योंकि भले ही सिलेबस ज्यादा है, बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत वाइड है, और वो पूछता 4-5 चीजें ही है हर सब्जेक्ट से। जैसे मेटल कटिंग से स्पीड, फोर्स, आरपीएम, मटेरियल रिमूवल कितना हो रहा है, ये सब पूछेगा। फिर जैसे कुछ और कास्टिंग से टाइम पूछ लेगा, वॉल्यूम पूछ लेगा। मतलब सिलेबस भले ही ज्यादा है पर चीजें वो कम कम पूछ रहा है। तो आपको पहले ये एनालाइज करना पड़ेगा क्या चीज इंपॉर्टेंट है क्या नहीं। ये होगा प्रीवियस ईयर सॉल्व करने से। फिर दूसरा है ऑनलाइन एसके मॉडल सर XIES है, उनके नोट्स उन्होंने कंसाइज बना रखे हैं, इसमें प्रीवियस ईयर भी है, थ्योरी भी है, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, फिर थ्योरी है। तो आप उसको डाउनलोड कर ले और आंख बंद करके सिर्फ उसको पढ़ाई करें। और क्योंकि बोलने वाले 4-5 किताबों का नाम बोल जाएंगे और फिर आप कंफ्यूज हो जाओ, तो इधर उधर ना जाए। तो ये है कि प्रीवियस ईयर को सॉल्व करें और वही कंसाइज रखें। प्रोडक्शन में मेरे ख्याल से एक फिक्स पैटर्न है, उसी क्वेश्चन में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और आपको उसी पैटर्न को पकड़ना है, ना कि पूरा होल सिलेबस को बहुत सारी बुक्स में जाना है। बिल्कुल। आपने जो टेस्ट सीरीज एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है आपकी किसी भी की तैयारी में, क्योंकि उसकी जो एक्यूरेसी आपकी जो इम्प्रूवमेंट होती है वो टेस्ट सीरीज से होती है। तो टेस्ट सीरीज को कैसे आपने इफेक्टिवली लगाया? सीरीज मैंने मई में जून ज्वाइन कर ली थी, और फिर मैंने क्या किया कि जैसे जैसे क्लास में जो सब्जेक्ट पढ़ाया था, जैसे इंडस्ट्रियल हमारा खत्म, उसका पार्ट टेस्ट 1 दिया, पार्ट टेस्ट 2 दिया। दोनों को एनालाइज में इस तरीके से कर रहा हूँ कि उसमें 3 क्वेश्चन की मैं कैटेगरी बनाई। एक तो इजी क्वेश्चन है जो सबसे होगा और मुझसे भी होना चाहिए, मतलब इसको मैं गलत नहीं कर सकता। एक टफ क्वेश्चन है जो बस अच्छे बच्चे करेंगे और मतलब ये करना जरूरी है, इससे रैंक आएगी। और एक क्वेश्चन है बहुत ही एक्सट्रीमली टफ क्वेश्चन होता है, आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन होता है, जो हर टेस्ट सीरीज में होता ही है। 20% 30% क्वेश्चन ऐसे होते हैं बहुत ज्यादा टफ, वो किसी से नहीं होने वाले, तो उसको आप दिल पे ना लें। वो अगर आपसे नहीं हो रहे हैं तो आप उसको दिल पे ना लें। तो यही आप जब आप टेस्ट सीरीज दे लें, आप एनालाइज करें आपके क्वेश्चन कौन से गलत हुए कौन से सही। अगर आपका इजी क्वेश्चन सारे सही होने चाहिए, सेमी मॉडरेट वाले हैं वो भी सारे सही होने चाहिए, और जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टफ है अगर वो गलत हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको दिल पे ना लें और मूव ऑन करें। अगर आप मूव ऑन कर जाएंगे तो अगला टेस्ट अच्छे से दे पाएंगे, नहीं तो आपको वही लगता रहेगा कि वो नहीं पढ़ा, ये नहीं पढ़ा। तो यही आप 3 बॉक्स बनाइए और आप अपना एनालाइज कीजिए तीनों क्वेश्चन किस कैटेगरी। तो यही है कि अभी अगर मतलब स्टूडेंट्स की जो रिव्यू आई थी, तो जैसे कटअप भी ऐसा ही दिखा रहा है कि गेट 2020 में जो मैकेनिकल का पेपर था वो बाकी प्रीवियस ईयर के पेपर से काफी टफ था। तो जब आपने तैयारी किया था, जब आपने प्रीवियस ईयर को सॉल्व किया था और आप एग्जामिनेशन 3 घंटे का पेपर में जब बैठे होंगे तो वहाँ पे पेपर तो टफ था, तो फिर आपने उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज किया कि पेपर टफ आने के बावजूद भी आपने अच्छा से पेपर को दिया और 68 रैंक लेके आए? उस स्ट्रेस को थोड़ा सा कैसे मैनेज करना चाहिए बच्चों को? पहली बात ये है कि पेपर टफ था या नहीं था ये बाद में बता जब एग्जाम हो जाता है। पहले तो ऐसे लगता है कि यही करना है, और पहले से एक माइंडसेट आया था कि टॉपर के 90 नंबर आते हैं, टॉपर के 90 नंबर आएंगे, मेरे को भी 90 लाने, तो वो माइंडसेट था। जब मैं एग्जाम दे के आया मेरे को लगा यार 70-75 नंबर आएंगे, अब क्या ही होगा, फिर से देना पड़ेगा। तो ये है कि ये टफ, और ये जब भी पता चलेगा प्रीवियस ईयर मतलब ADC की कोचिंग वो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और टेस्ट को अच्छे से, क्योंकि टेस्ट टफ आएंगे इजी आएंगे ये बाद में बताते हैं, जब आपके मार्क्स आ जाते हैं, जब सबके मार्क्स आ जाते हैं, अच्छा सबके कम आए हैं। प्रिपरेशन के दौरान प्रिपरेशन टेस्ट एग्जाम और इसमें टेस्ट सीरीज में ये है कि आप टेस्ट सीरीज को अच्छे से दें, मतलब पूरी डेडिकेशन के साथ दें, उसी टाइम फ्रेम में दें जिस टाइम में आपका एक्चुअल एग्जाम है। बीच में उठे नहीं, पानी वानी दोस्तों से बात ना करें, फोन ना चलाएं, एकदम कंसंट्रेट होके उसमें दें और ऐसा फेस करें कि जिसमें जो मेरा रिजल्ट आएगा वही रिफ्लेक्ट होने वाला है गेट। तो टेस्ट सीरीज जो फुल टेस्ट में जितने मार्क्स मेरे आते थे वही रिफ्लेक्ट हुआ मेरे एक्चुअल मार्क्स। तो बस यही है कि टेस्ट सीरीज के जो फुल टेस्ट है उसको अच्छे से दें, उसमें अपनी फीलिंग्स को जज करें कि क्या आपको डर तो नहीं लग रहा है कि वो हो रहा है, और ये डर तो सबको लगेगा ही। एग्जाम जैसे जैसे पास आएगा, एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, डर लगना स्टार्ट हो जाएगा।
और ये जैसे आपका फ्लो होगा, बैठने की आदत होगी या उसको कॉन्कर करने की आदत होगी, तो धीरे धीरे जैसे एग्जाम 30 मिनट होंगे, 1 घंटा होगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे तो अच्छा लगने लगेगा और फिर हो जाएगा। और इस बार क्वेश्चन पेपर इसलिए टफ आया था क्योंकि न्यूमेरिकल आंसर टाइप ज्यादा आ गए थे, तो उसमें बच्चों को पता नहीं चल रहा था कि सही क्वेश्चन कर रहा हूँ या गलत कर रहा हूँ। तो बस तो ये है कि आप हर चीज के लिए प्रिपेयर करके जाए, कुछ भी पहले से आप प्रिपरेशन के दौरान बच्चों को ये नहीं सोचना चाहिए कि पेपर टफ है, पेपर आसान है। आपको अच्छे से 100% प्रिपेयर होके जाना है और आपने पेपर में अब उसको अच्छे से 100% अपना पेपर में दे के आना है। बिल्कुल। अंकित, अभी कोरोना क्राइसिस में बच्चे जहाँ पे है, मान लो कॉलेज स्टूडेंट है या कोई दिल्ली में रह के तैयारी कर रहा है या कहीं पे भी किसी शहर में तैयारी कर रहा होगा, वो अपने घर पे आ चुका है। तो इस दौरान अब उनका पूरा एक सीन ही बदल गया, पूरा सिनारियो चेंज हो चुका है। तो इस दौरान आपको क्या लगता है कि मतलब ये आप अपने तैयारी के दौरान ये फील नहीं किए होंगे, लेकिन आपको क्या लगता है कि बच्चों को अभी इस सिचुएशन कोरोना क्राइसिस में कैसे अपने आप को मोटिवेट रखते हुए अच्छे से तैयारी करनी चाहिए ताकि गेट 2021 में उनका अच्छा रहेगा? मेरा ये मानना है कि कोरोना जैसी जो प्रॉब्लम है 100 साल में एक बार आती है, और इस बार आई है। सारी कोचिंग, टॉप कोचिंग जो थी वो सारी बंद हो चुकी है। जितने भी बच्चे बहुत सालों से तैयारी कर रहे थे वो सारी डिस्प्लेस हो चुके हैं, उनका स्टडी मटेरियल अलग है, वो घर पे बैठे हुए हैं। तो ये है कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी सबके लिए ग्राउंड लेवल हो चुका है। जो पहली बार तैयारी कर रहा है उसके लिए भी सही है, और जो बहुत दिनों से तैयारी कर रहा है ग्राउंड लेवल है। अब कोई कोचिंग नहीं जा रहा है, कोई कोचिंग जा भी रहा है तो ऐसे ही हो रही है, सबका शेड्यूल चेंज हो चुका है, सबका शेड्यूल बिगड़ चुका है। तो ये है कि अब जो घर पे बैठ के अच्छे से पढ़ाई कर लेगा, जो इंटरनेट का यूज अच्छे से कर लेगा, इंटरनेट पे हर चीज की, हर तरीके की वीडियो डली हुई है, फ्री में डली हुई है, अच्छी भी बुरी भी। तो अगर फ्री वीडियो भी अगर वो पढ़ के चला गया, क्योंकि मेडीसी के जो स्टूडेंट्स है वो जब टॉप कर जाते हैं तो वो डाल देते हैं वीडियो बना के। तो अगर सिर्फ आपको घर पे बैठना है और पढ़ाई करनी है, जो टॉपर ने बोला है बस वही करो। बहुत ईजी है, डिफिकल्ट नहीं है, सिंपल है। तो ये है कि अभी सबका ग्राउंड लेवल है। जो 21 और 22 के जितने भी एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि अभी कुछ ना सोचें और सिर्फ पढ़ाई करें। ये न्यूज ना देखें, न्यूज पे इधर उधर चाइना वाइना की बातें आएंगी, वो सिर्फ आपको टीआरपी बढ़ाने के लिए रहेगा। बिल्कुल। और आपको टाइम वेस्ट करने के लिए रहेगा। आपको एनालाइज करना है, आपको कम से कम 9 से 10 घंटे इस टाइम पे भी पढ़ाई करनी है। अगर आपको अच्छे से लाना है, आपको टेस्ट सीरीज टाइम टू टाइम देनी पड़ेगी अपने आप को देखने के लिए कहाँ पे आप स्टैंड कर। कोई बदलाव नहीं आएगा, क्योंकि गेट का एग्जाम जब आएगा तो सब पढ़ के आएंगे। आप ये मत सोचो कि कोई नहीं पढ़ रहा है, टॉपर जो होगा वो अभी भी पढ़ रहा है और एग्जाम के पास भी पढ़ रहा है। बिल्कुल सही बात है। अपने जो जिस भी लेवल पे जहाँ पे भी है वहीं से तैयारी अपने आप को शुरू करनी चाहिए बच्चों को। मुझे लगता है दर्शक जो हमें आपको उनके देख रहे हैं उनका बहुत सारे डाउट आपने क्लियर कर दिया होगा। फर्दर कोई भी डाउट होगा तो वो भी मेरे से या अंकित सर से शेयर कर सकते हैं। नंबर आपको शेयर कर दिया जाएगा और ईमेल आईडी आपको शेयर कर दिया जाएगा। नंबर तो मे भी नहीं भी हो। एक लास्ट पर्सनल क्वेश्चन है अंकित, आप इतने हैंडसम हो, बड़ा अच्छा पर्सनालिटी है आपका, स्माइल आपकी बड़ी प्यारी है, तो एक बड़ा और ये इस उम्र में बड़ा डिस्ट्रैक्शन वाला माहौल होता है। मतलब आप कॉलेज में हो, फिर कॉलेज से कोचिंग में गए, दिल्ली में चले गए, तो इस बात को, ये जो डिस्ट्रैक्शन है, बच्चे जनरली बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं और आपकी तो बड़ा अच्छा पर्सनालिटी है। तो इस चीज को, जो डिस्ट्रैक्शन है, आप समझ रहे हैं मेरी बात, तो इस डिस्ट्रैक्शन को कैसे बच्चों को कंट्रोल करना चाहिए? यही है कि मेरा यही था कि जो भी करना है पढ़ाई के बाद करना है, 9 बजे के बाद करना है। मतलब अगर आपको कुछ भी करना है, देखो आप सब कुछ कर सकते हो। जो अच्छा आदमी होता है, जो टॉपर होता है, वो सब चीज करता है और हर चीज में अव्वल आता है। तो यही है कि आप अपने जो टाइम है उसको जुडिशियली नोट वो करें, सेपरेट करें, कब किसको टाइम देना है, कब किसकी क्या इम्पोर्टेंट। अभी आप प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपकी प्रिपरेशन सबसे इम्पोर्टेंट। रिजल्ट आ जाएगा, सब वापस आ जाएगा। भी आपकी डिस्ट्रैक्शन, अगर ह्यूमन डिस्ट्रैक्शन है तो वो सब वापस आ जाएंगे। और वैसी कोई डिस्ट्रैक्शन है तो आप, ये है कि आप अपने आप को मोटिवेट, आपका अगर आप उससे डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो इसका मतलब ये है कि आप मोटिवेटेड नहीं हो उससे, आप चाहते नहीं हो कि आप सक्सेसफुल बनो, आप उसको लाइटली ले रहे हो। अगर आपने 9 घंटे 10 घंटे का अपना शेड्यूल फॉलो कर लिया है, अभी भी आपके पास 10-12 घंटे हैं, सो मस्त हो, जो करना है करो, और अपना शेड्यूल पहले फॉलो होना चाहिए। मतलब आपको थोड़ा इस प्रिपरेशन टाइप थोड़ा इगोइस्टिक होना पड़ेगा कि आपका काम होना चाहिए, दूसरे का काम देख लेंगे, टाइम मिलेगा तो करेंगे, नहीं तो जाओ। तो यही है कि अब तो
अभी यही है कि ये सब डिस्ट्रैक्शन रहेगा और ये आपको इस सब से ऊपर उठना पड़ेगा, जो आप प्रिपरेशन कर रहे हो, और इस सब में अगर आप फंस जाओगे तो फिर कहीं ना कहीं धीरे धीरे वो लैक आता रहेगा, रस्टिंग होती रहेगी, फ्रोजन होता रहेगा। ये है कि आपको कुछ भी करके अपना मेटल बचाना पहले चाहिए कि पढ़ाई आप पढ़ाई करें, पढ़ाई में टेस्ट दें, टेस्ट में रैंक लाएं, तो ये डिस्ट्रैक्शन में फिर आपको एंजॉयमेंट देगा। अदरवाइज आप फ्रस्ट्रेट, फिर आपको अच्छा लगेगा। बिल्कुल। अगर आप ये एंजॉयमेंट करोगे फिर आपके टेस्ट में अच्छे नंबर नहीं आए तो आपको दोनों तरफ प्रॉब्लम होगी। यहाँ पे भी आपके रिलेशंस बिगड़ेंगे और यहाँ पर भी आपको सफलता मिलेगी नहीं। अगर यहाँ पर आपके अच्छे नंबर आ रहे हैं, रैंक अच्छी आ रही है, तो हर जगह अच्छा लगेगा, सब सही हो जाए। बिल्कुल सही बात है। तो अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को बहुत ही अच्छा सलाह दिया और अपने जो एक्सपीरियंस है उसके बारे में बताया। भविष्य में फ्यूचर में, क्योंकि अभी हम लोग, मेरा ये पहला ऑनलाइन वीडियो है, तो हो सकता है बहुत सारी गलतियां हुई होंगी, तो इसमें सुधार की गुंजाइश है और मैं सुधार करूंगा। अंकित के साथ मेरा बड़ा अच्छा रिलेशन था और अभी भी है। भविष्य में और भी जो भी आपके डाउट्स हैं वो आप बता सकते हैं। अंकित और मैं और बहुत सारे लोग हमारे जो कॉन्टेक्ट्स में हैं, हर जगह हर ऑर्गेनाइजेशन में हमारे लोग, उनसे मैं कोशिश करूंगा कि आपका परिचय करवाऊं, उस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताऊं और फिर एक अच्छा सा कॉम्पिटिटिव माहौल बनाया जा सके। अंकित, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने हमारे लिए समय निकाला और थैंक यू सो मच दर्शकों।